तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम अपने चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के अंदर लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। अभी तक पहले 2 लेक्चर में क्या पढ़े हैं एकदम फटाफट रिवाइज करते हैं हम लोग। देखो, अगर हम शुरू से देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने देखा कि पहले के साइंटिस्ट ये बोला करते थे कि भाई कोई भी मटेरियल है उसके अंदर का सबसे छोटा पार्ट क्या है? एटम है। बट 19th सेंचुरी में अब ये बात आगे क्लियर हुआ कि नहीं, एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं। तो जो हम मेन 3 पार्टिकल के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें पहला पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है? प्रोटॉन। तीसरा क्या है? न्यूट्रॉन। ये तीनों पार्टिकल हैं, इसका मतलब तीनों का मास होगा। तो मास कितना है? इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कम मास का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ठीक है, ग्राम में चेंज करेंगे तो ग्राम में उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना मतलब यहाँ पर पावर में क्या कर देना? 3 कम कर देना, -27 हो जाएगा। प्रोटॉन का जो मास है 1.673 इंटू 10⁻27 kg होगा। देखो बड़ा है उससे। न्यूट्रॉन जो है लगभग इक्वल है 1.675 इंटू 10⁻27 kg है। अगर हम कंपेयर करें तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है कितना है? मास ऑफ न्यूट्रॉन के लगभग इक्वल है। दिख रहा है दोनों लगभग इक्वल है, 3 और 5 डिफरेंस है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1/1837 इंटू 1/1837 प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होगा। अगर हम क्लोजली कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है, फिर प्रोटॉन, और सबसे बड़ा क्या है? न्यूट्रॉन है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा? जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए पहला इंसान जिसने जिम्मेदारी उठाया उसका नाम क्या था? जे थॉमसन। इसने मॉडल दिया, एटम का मॉडल ला के रखा, उसका नाम क्या है? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल या थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। इसने बहुत सिंपल तरीके से बातों को समझाया, बोला कि भाई एटम जो होगा उसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। उसके पूरे पूरे के पूरे स्फेरिकल पार्ट में पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड रहेगा और उसके बीच बीच में क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन इंबेडेड रहेगा, और इस तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। बट आगे चल के उसका ये जो है फ्लॉप हो गया, इसको आगे चल के हमको सही नहीं मिला। इसका जो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है आगे चल के सही देखने को नहीं मिला। तो हमने देखा अगला मॉडल जिसका नाम है रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल को समझने के लिए हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल एक नया चीज आने वाला है, वो कहाँ से आया? तो उसके लिए हमने रेडियो एक्टिविटी देखा। रेडियो एक्टिविटी में हमने समझा कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें से अपने आप रेडिएशन निकलते रहता है, और उन रेडिएशन को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराएं तो वो आगे चल के 3 तरीके से बिहेवियर दिखाते हैं। पहला, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाते जाते स्क्रीन पर टच करते हैं। उनके अंदर हमको समझ आया कि भाई उसके अंदर निगेटिव चार्ज है क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, उसको हमने बोल दिया बीटा। फिर आगे चल के बीटा का चार्ज देखे तो समझ आया कि -1 चार्ज होता है। -1 निगेटिव चार्ज और 1 यूनिट चार्ज होता है। मास ऊपर में लिखा जाता है कितना है? 0। फिर कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ न जा करके निगेटिव प्लेट की तरफ चले गए, उनको हमने क्या बोला? उनको हमने बोला अल्फा पार्टिकल। क्या बोला? इनके अंदर चार्ज है 2 यूनिट और मास कितना है? 4 यूनिट। नीचे वाला चार्ज, ऊपर वाला क्या है? मास। इसको हमने कंपेयर किया तो समझ आया कि नहीं, ये तो बिल्कुल हीलियम के जैसा है। जैसे हीलियम में कितना होता है? चार्ज 2 होता है, मतलब एटॉमिक नंबर 2 होता है, और मास नंबर कितना है? 4। तो उस तरह कंपेयर किया तो पता चला कि ये है। और कुछ पार्टिकल ऐसे मिले जो ना पॉजिटिव की तरफ गए, जो ना निगेटिव की तरफ गए, बिल्कुल फोकस्ड है ये। तो ये कहाँ चले गए? सीधे स्ट्रेट लाइन पे चले गए, स्क्रीन पे स्ट्रेट लाइन से होते चले गए, मतलब इनके पास कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज 0 है, और मास भी इनका क्या है? 0। सर मास कैसे आया, चार्ज का वैल्यू कैसे आया? तो ये सब अलग एक्सपेरिमेंट है, मैंने सिर्फ आप लोगों को वैल्यू बता दिया है ना। अब ये जो अल्फा पार्टिकल है उसी का हमको यूज करना है। रदरफोर्ड के मॉडल में रदरफोर्ड ने क्या किया? उसी अल्फा पार्टिकल का यूज किया। तो अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक, उन्होंने क्या किया? एक सेटअप तैयार किया। सेटअप में क्या किया? ये गोल्ड का फॉइल ले लिया, येलो कलर का। ये क्या है? गोल्ड का फॉइल है, और इस फॉइल पे पतला सा गोल्ड का फॉइल है क्योंकि मेलिएबल होता है ये, इसीलिए इसको रखा गया, ज्यादा मेलिएबल है। तो यहां से क्या है यहां से देखो, ये जो हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जहां से रेडिएशन निकल रहा है, वहां से अल्फा पार्टिकल का अरेंजमेंट किया गया और अल्फा पार्टिकल को यहाँ पर सीधा उस पर बम्बार्ड किया गया। तो वहां देखा गया कि अल्फा पार्टिकल 3 तरीके से बिहेव करते हैं। पहला क्या है? पहला देखा गया कि मैक्सिमम पार्टिकल बिना डेविएट हुए बाहर निकल गए, मतलब ये समझ आया
कि एटम के अंदर का मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है। कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होके चले गए, जो स्मॉल एंगल से पार होके स्क्रीन पे चले गए। उनसे ये समझ आया कि भाई अगर कोई वहां से टकरा के भाग रहा है, मतलब वहां पर कुछ ऐसा चीज है जिस पे चार्ज उसी के जैसा है जैसा इस पार्टिकल पे है, मतलब यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। फिर लगभग 120 में से एक पार्टिकल, कितने में से 120 में से एक पार्टिकल एग्जैक्टली यहां से टकरा के क्या हो गया, रिटर्न आ गया। उससे यह समझ आया कि यहां पर कोई ऐसा चीज रखा हुआ है जो कि पूरा मास का जिम्मेदारी अकेले ही उठा के रखा हुआ है, मतलब सेंटर में कुछ ऐसा चीज रखा हुआ है जो कि क्या है, पूरा मास वहीं पर कंसर्न है, और वो कैसा चार्ज वाला है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, और 3 ऑब्जर्वेशन के बेस पे क्या किया गया, 3 कंक्लूजन निकाला गया। ये दोनों डायग्राम का मीनिंग तो क्लियर था आप लोगों को। वही जो रास्ता पार्ट डेविएट हो रहा है उसको मैं यहां से दिखा दिया था। ये बिना डेविएट हुए सीधा चला जा रहा है, डेविएट होकर स्मॉल एंगल पे चला गया, और ये क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो यहां पर हमको ऑब्जर्वेशन क्या मिला था वो भी हम समझ गए, और कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला जो मैंने अभी बताया। कंक्लूजन ये निकला कि पहला, अगर मैक्सिमम जो पार्टिकल बाहर निकल गया, मतलब मैक्सिमम पार्ट उसका क्या है, एम्प्टी है। दूसरा, कुछ पार्टिकल जो है स्मॉल एंगल पर डेविएट हो रहा है, मतलब वहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और एग्जैक्टली रिटर्न हो गए 120 में से 1। इसका मतलब वहां पर कैसा रखा हुआ है, वहां पर पूरा जो मतलब मास जो है पूरे एटम का वहीं पर कंसर्न है। फिर हमने उसके बाद देखा कि रदरफोर्ड ने इन सब चीजों के बेस पे अपना क्या किया, एक मॉडल प्रपोज किया, और उसके पॉस्टुलेट क्या थे। उसने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पर है, पॉजिटिव चार्ज, और पूरा उसका जो मोस्ट ऑफ द मास है वो एक सेंटर में कंसर्न है, और उस सेंटर पार्ट को क्या बोला गया, आगे चल के न्यूक्लियस बोला गया, जिसके लिए रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है। और उसके बाद उसने बताया कि भाई ये जो न्यूक्लियस है, ये जो सेंटर में है पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, वो न्यूक्लियस है, तो उसी के चारों तरफ कौन घूमता रहेगा, इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। और ये इलेक्ट्रॉन क्यों बैलेंस्ड रहेगा, इलेक्ट्रॉन इसलिए बैलेंस रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और वो किससे बैलेंस होगा, बाहर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस होगा, और इस तरह से वैसे गोल गोल घूमता रहेगा। ठीक है। मुझे अभी पता चल रहा है कि अभी धानी को बहुत सारी चीजों में यहाँ पर डाउट रहा होगा, क्या घूमना, क्या अट्रैक्शन, क्या क्या बोल रहे हैं इस तरह करके, है ना। लेकिन अगर आपको हमारे फ्रीक्वेंसी को मैच करना है तो आपको थोड़ा सा जूझना पड़ेगा, अपने डाउट को खुद से लिखना पड़ेगा, और सारे डाउट को मुझे पूछना पड़ेगा। बहुत आसान है, चुपचाप सुन करके वापस चल देना घर। और बहुत मुश्किल है कि आपको इनमें से क्या क्या चीजें एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही है, उन चीजों को समराइज करना। आपके हाथ में है आपका लाइफ। मैं जो आगे बढ़ रहा हूँ इसमें से जो लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, जो लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, उन लोगों को मेरी बातें समझ आ रही होगी, और जो मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं उन लोगों को फिर हवा हवाई ही बात लगने वाला है। ठीक है। तो जितना मेरे से कम्युनिकेट करोगे उतना आपके पढ़ाई का लाइफ जो है आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज जानते हो ना, एक कहावत है, पता नहीं आप लोग बोला हो कि नहीं बोला हूँ, अगर किसी खेत में अनाज नहीं उगाया जाएगा तो घास अपने आप उग ही जाएगा। इस बात को अपने लाइफ से रिलेट कर लो कि अगर आप अपने लाइफ को क्या करना है उस जगह पे फोकस नहीं करोगे ना, तो ऐसी एक्टिविटी जो आपको बैड रिजल्ट पे लेके जाने वाली है, जो आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाली है, वो अपने आप हो जाती है। वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब आपको लोग बोले यार चल चल घूमने, आप घूमने वाले इंसान बन गए, इसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना है। आपको किसी से बदतमीजी से बात करना है, इसको सीखने की जरूरत ही नहीं है। आपको किसी से डिसिप्लिन में रहना है, ये सीखना पड़ेगा। आपको किसी से भी बदतमीजी कर लेना है, बड़े छोटे का कुछ भी ख्याल नहीं रखना है, ये सब अपने आप हो जाता है। आपको अपने टाइम को वेस्ट करना है, ये अपने आप हो जाता है। टाइम को यूटिलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। आप लोगों को एक छोटा सा बात बता रहा हूँ, आप लोग जितनी क्लासेस अभी 9th में पढ़ रहे हो वो सब एक साइड है, लेकिन अगर आप लोग मेरे क्लास में सिंसियर हो गए ना, तो वो बोलते हैं ना कि इंजन एक तरफ है, सारे बोगी एक तरफ है। आपको डिसिप्लिन अकेले मेरे क्लास से सीखने को मिल जाएगा। आप लोग सिर्फ अगर मेरे क्लास को फोकस कर दिए तो अपने आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट कैटेगरी में आ जाओगे। सिर्फ अगर मेरे कंटेंट को फॉलो कर दिए, अगर मेरे वर्ड्स को फॉलो कर दिए, तो आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लोग स्कूल में दिन भर क्या कर रहे हो, फर्क ही नहीं पड़ेगा। थोड़े दिन बाद आप लोगों को बिहेवियर में अपने आप दिखने लग जाएगा कि आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो, ये सबको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं कर पाओगे ना, तो फिर कोई फायदे का नहीं होने वाला है। मतलब बोलना क्या चाह रहा हूं, आप लोगों को मेरे साथ कनेक्ट होना पड़ेगा।
कितना समझना है, क्या समझ नहीं आ रहा है, आज तक के हम कैसे बच्चे थे, थोड़ा जूझना पड़ेगा। क्या समझ नहीं आ रहा है पूछो मेरे से। 9th में मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को बहुत चीजें समझ नहीं आएगी, तो मेरा नेचर भी आप लोगों के लिए सॉफ्ट रहेगा, नेचर बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। आप लोगों के हर प्रॉब्लम को मैं सुनूंगा, समझूंगा, एक एक डाउट को बताऊंगा, क्योंकि 9th में मैं आप लोगों के अंदर अपना प्रोग्रामिंग धीरे धीरे करता हूँ। तो अभी छुपाओ मत, अभी मेरे साथ चलने की कोशिश करना। इसमें सब आ सकते हो, इक्वल हो सकते हो सबके सब, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मैं देख रहा हूँ कि कौन लोग पीछे होते जा रहे हो, कौन कौन पीछे होते जा रहे हो। मुझे अपने आप पता चल रहा है कौन कौन पीछे हो रहे हो। आप लोग चाहो ना तो कल से अपने एफर्ट को बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ाओगे तो मैं ज़्यादा नहीं पीछे पड़ पाऊंगा आप लोगों के। मेरा भी लिमिट है ना। मैं खुद में कितना आप लोगों को बोलते रहूंगा कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक, ये टॉपिक है, ये क्यों नहीं समझ आया, ये कैसा है, नहीं बोल पाऊंगा मैं, है ना। जैसे अभी रिवीजन करा रहा हूँ, तो अभी भी जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है, इसको नहीं, मतलब कितनी बार पूछूंगा मैं, लेकिन आप लोग पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि रदरफोर्ड के मॉडल में जो उसने दो इंपॉर्टेंट बात बोला, पहला क्या है कि सेंटर में कौन रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, जिस पे पूरा मास कंसर्न रहता है, उसको न्यूक्लियस बोला गया, ठीक है। पहली बार जिक्र किया न्यूक्लियस का किसने, रदरफोर्ड ने। और उसने ये बताया कि भाई पॉजिटिव चार्ज तो ठीक है, निगेटिव कहाँ रहेगा, तो निगेटिव बोला कि उसके चारों तरफ घूमता रहेगा। क्यों घूमेगा, तो उसने बताया कि घूमने के लिए भाई क्या चाहिए, पहला चाहिए एक अट्रैक्शन फोर्स चाहिए जिसकी वजह से वो अटैच्ड रहे, और दूसरा उसके रास्ते को बराबर बना के रखे, उसके लिए क्या चाहिए, बाहर रिपल्सन फोर्स चाहिए। तो एक अंदर की तरफ फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक बाहर की तरफ लगेगा जो कि क्या कहलाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और ये दोनों बैलेंस रहेगा जिसकी वजह से वो क्या रहेगा, सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा। यहां तक रदरफोर्ड ने बोला। अब ये नहीं बोल रहे हैं हम लोग कि रदरफोर्ड ने सब कुछ सही बोला, है ना। अब आगे देखते हैं, आज का क्लास हम यहां शुरू करते हैं। इसके बाद रदरफोर्ड ने यह भी कैलकुलेशन करके बताया कि जो न्यूक्लियस है और एटम है दोनों के साइज में कितना डिफरेंस है। तो ही कैलकुलेटेड द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट, तो उसने देखा कि जो एटम का रेडियस है वो लगभग लगभग इसके बराबर है, 10⁻⁻10 मीटर के अराउंड में है। हर एटम का अलग अलग हो सकता है, बट एक अप्रोक्सीमेशन लिया कि जो एटम का रेडियस है वो कितना है, 10⁻⁻10 मीटर के आसपास है। जबकि न्यूक्लियस का देखा जाए तो वाइल दैट ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15। देखो और निगेटिव हो गया, और निगेटिव में वैल्यू और बड़ा हो गया, इसका मतलब और ज्यादा जीरो से डिवाइड होगा वो, तो ये और छोटा हो गया। समझ आ रहा है, 50 का डिफरेंस है। कितने का है, 50 का डिफरेंस है, किसमें, उसके रेडियस में। कंपेयर करते हैं, देखो ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन रेडियस ऑफ एटम। दोनों में कंपेयर करके देखा कि कौन कितना बड़ा कितना छोटा है। तो भाई देख के समझ आ रहा है ना कि एटम बड़ा है, न्यूक्लियस क्या है, छोटा है। एकदम ऑब्वियस सी बात है ना कि न्यूक्लियस कहाँ है, अंदर में एटम का, तो कौन बड़ा होगा, न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा। कौन बड़ा हो जाएगा, कौन बड़ा हो जाएगा, एटम बड़ा होगा कि न्यूक्लियस, धानी, एटम बड़ा होगा कि न्यूक्लियस, क्यों, वेरी गुड, क्यों बताओ तो, न्यूक्लियस बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा न्यूक्लियस, आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा है कि आपका सिर्फ हाथ बड़ा है। पूरा बॉडी स्ट्रक्चर को अगर कंपेयर किया जाए तो आपका पूरा जो बॉडी है वो बड़ा है कि आपका हाथ आपके बॉडी से बड़ा है। कौन बड़ा है, हाथ बड़ा है कि पूरा बॉडी बड़ा है। तो भाई एटम पूरा बॉडी है, एटम के अंदर में क्या है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस कैसे बड़ा हो जाएगा। देखो कितनी छोटी छोटी चीजों में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। कल क्रेडिट पे कोई पूछ देते इसी बात को, बता पूरा हो गया, इज्जत को भजिया बना खा जाते आप, है ना। ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना छोटा है, देखो कैलकुलेट करते हैं अभी हम लोग, इस पॉइंट को आगे समझते हैं ना। रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ, कंपेयर करने का तरीका तो यही है ना, रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। एटम का रेडियस कितना मिला, 10⁻⁻10, न्यूक्लियस का कितना मिला, 10⁻⁻15। कंपेयर कर लेते हैं, क्लास 8 में बहुत अच्छे से पढ़ गया हो इसको, है ना। दोनों का a की पावर m, a की पावर n, क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके इसको माइनस, ऊपर जाके प्लस में ऐड हो जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, 10⁻5। यहां तक कोई दिक्कत समझने में, तो 10⁻5 आ गया। यहां से मैं क्या करूंगा, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को इधर लेके चल दूंगा, तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻5
5। आप चाहो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा सकते हो, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहाँ पर 10⁵ इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इस बात से क्या समझ आया हमको कि भाई जब हम क्या करेंगे, जब हम न्यूक्लियस के साइज में रेडियस में 10⁵ को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके क्या मिलेगा हमको, रेडियस ऑफ एटम मिला। मतलब कितना टाइम्स बड़ा है देखो, तो न्यूक्लियस से ये 10⁵ टाइम्स बड़ा है। एटम का साइज कितना बड़ा है, 10⁵ टाइम्स बड़ा है। समझ आ रहा है? या उल्टा क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस कितना छोटा है, 10⁵ टाइम्स छोटा है। किससे? एटम से। इसी स्टेटमेंट को लिखा गया है, ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ एटम। कोई दिक्कत समझने में? ये सब सेंटेंसेस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस कॉन्सेप्ट को समझो, ये तो खुद ही बना लोगे आप लोग। इतनी बातों से हम लोग क्या समझे, बस 3 चीज निकाल कर लाए हैं। पहला, रेडियस कितना है एटम का, 10⁻⁻10। न्यूक्लियस का कितना है, 10⁻⁻15। दोनों हम कंपेयर किए तो कौन बड़ा छोटा है, कितना बड़ा छोटा है, रेडियस ऑफ एटम जो है 10⁵ टाइम्स बड़ा है न्यूक्लियस से। हो गया, खत्म। बस इतने 3 चीज तो पढ़े यहां पर। अब देखो हम इसका वॉल्यूम का कंपैरिजन करते हैं। किसका? तो इसका जो एटम है, एटम का शेप कैसा है, स्फेरिकल। तो भाई वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बताओ, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्पेलिंग सही लिखा हूं मैं, कितना हो जाएगा, 4/3πr³। एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, r है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3πr³। बस भाई एटम भी रेडियस, एटम भी स्फीयर है, और जो न्यूक्लियस है वो भी क्या है, स्फेरिकल शेप में, छोटा सा है, मतलब क्या है, स्फीयर ही तो है। तो आप देख सकते हो दोनों का कंपैरिजन जब किया जाएगा तो देखो, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अभी रेडियस का किए, अब किसका कर रहे हैं, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब डेरिवेशन नहीं है, कैलकुलेशन है, इसीलिए मैंने लिख के रख दिया, अदरवाइज खुद लिख के करा था आप लोगों को। आपको इसका रिजल्ट से मतलब है मेन, बाकी तो बहुत आसानी है। 4/3π r ऑफ एटम, वॉल्यूम किसका देख रहे हैं, एटम का, तो रेडियस किसका हो जाएगा, एटम का हो जाएगा। ठीक है, नीचे देख लो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये भी स्फीयर के फॉर्म में है, क्या हो जाएगा 4/3π, और ये क्या हो जाएगा r न्यूक्लियस की पावर 3। इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत है किसी को? ऊपर हम किसका देख रहे हैं, एटम का, नीचे किसका देख रहे हैं, न्यूक्लियस का, दोनों को डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, 4/3π, r एटम का है तो r की जगह पे एटम रख दिए, r एटम, और नीचे क्या रख दिए, न्यूक्लियस। अब देख लो आप 4/3 दोनों का ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, सेम सेम क्या हो जाएगा, कैंसल हो गया। ऊपर क्या है, r ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम कितना होता है, 10⁻⁻10। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना, 10⁻⁻15। दोनों के पावर में क्या है, 3 है, पावर पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा -30, नीचे कितना हो जाएगा -45। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +45, तो -30 + 45 कितना हो जाएगा, 15। तो कितना आ जाएगा, 10⁻15। न्यूक्लियस को वापस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है देखो यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। कहने का मतलब रेडियस तो 10⁵ टाइम्स ही बड़ा था, लेकिन वॉल्यूम मतलब 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशन बढ़ गया ना, तो तीनों डायमेंशन बढ़ा तो देखो 3 टाइम्स चला गया हो, 10⁻15 वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। समझ आ रहा है? ये जो वैल्यू है थोड़ा फिजिकली हम लोग रिलेट करते हैं इसको। 100 मतलब 10 मतलब 10, 100, 1000, और यहाँ पर देख रहे हो कितने जीरो, 15 जीरो। मतलब अगर यहाँ पर रेडियस ऑफ जो वॉल्यूम ऑफ एटम है, अगर ये 1 किलोमीटर रहेगा, कितना रहेगा, 1 किलोमीटर, तो सोचो ये कितना किलोमीटर रहेगा, जस्ट इमेजिन करो। अगर जो वॉल्यूम है, मतलब सॉरी न्यूक्लियस अगर कितना 1 किलोमीटर है, तो एटम कितना रहेगा, 10⁻15, मतलब 15 जीरो लगाओ, कितना बड़ा। इसीलिए इसका कंपेरिजन कैसे किया जाता है, जब हम किसी एक क्रिकेट के ग्राउंड का कंपैरिजन करते हैं, तो पूरा क्रिकेट का ग्राउंड क्या है, एटम है, पूरे क्रिकेट ग्राउंड क्या है, एटम है, और उसमें जो बॉल है, बॉल जिस बॉल से खेलते हैं, बॉल क्या उसका न्यूक्लियस है। ऐसे कंपेयर किया जाता है, समझ आया? मतलब बॉल क्या है, एक न्यूक्लियस है, और पूरा जो ग्राउंड है क्रिकेट का वो क्या कहलाएगा, एटम। इतना डिफरेंस रहता है साइज में, आप सोच सकते हो आप। समझ आया? तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल से इन चीजों को पूरा लोगों को विजुअलाइज कराया कि भाई ऐसा होता है एटम,
एटम के अंदर में छोटू सा रहता है क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, कितना छोटा, सब समझ गए ना। अगर हम पूरे एटम को क्या मान के चल रहे हैं, हालांकि एटम भी उतना बड़ा, सिर्फ इमेजिन करने का तरीका है, एटम के कंपैरिजन में कितना छोटा है न्यूक्लियस, है ना। एटम ऑलरेडी बहुत छोटा है, बहुत छोटा, तो न्यूक्लियस उससे और कितना छोटा है देख लो। ठीक है, चलें आगे। अब हम चलते हैं फाइनल टॉपिक पे, रदरफोर्ड का। अब रदरफोर्ड ने सारा कहानी समझा तो दिया, लेकिन फिर भी क्या है, अब उस पर कुछ ना कुछ उंगली करना ही है भाई, तुम्हारा भी कुछ ना कुछ गलती है। तो अब आते हैं रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स पे। तो ड्रॉबैक क्या है, उसी समय फिजिक्स में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, जैसे कि इंडियन अभी जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर का बहुत जलवा चल रहा था, मैक्सवेल, है ना, अकेले 200 मार दिया बेचारा लंगड़ाते हुए पैर पे। वैसे ही उस समय भी इधर भी एक मैक्सवेल था, क्या नाम था, प्लैंक मैक्सवेल था। ठीक है ना। तो प्लैंक मैक्सवेल जो है ना, उस समय एक्सपेरिमेंट कर रहा था फिजिक्स में एक्सेलरेशन के ऊपर में। तो वो ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो वो भी कैसा मूव करेगा, जब वो सर्कुलर मोशन करेगा तो वो एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो जब वो एक्सेलरेट करता रहेगा, तो जैसे जैसे वो एक्सेलरेट करता रहेगा, जैसे मूव करता रहेगा, वो अपने एनर्जी को लगातार लूज करता रहेगा। वो लगातार क्या करता रहेगा, अपने एनर्जी को लूज करते रहेगा। तो मान लो ये क्या है, ये समझ लो कि हम कभी दौड़ना शुरू किए, तो दौड़ते हैं, कभी न कभी कोई ऐसे दौड़े होगे जरूर, है ना। चलो भाई रनिंग करने जाते हैं, तो क्या करना है, वो लोग देख रहा हूँ, जो लोग पुलिस में या फिर आर्मी में जाने की तैयारी करते हैं, तो लोग ऐसे दौड़ते हैं ना, गोल गोल घूमते रहते हैं, 5 राउंड लगाओ, 10 राउंड लगाओ। तो हम जब छोटे थे तो पहले दौड़ते थे तो कैसे करते थे, बड़ा वाला सर्कल में पहले दौड़ते थे, ऐसे घूमते थे, 2 राउंड लगा दिए, फिर जब थक गए तो हमारा सर्कल क्या हो जाएगा, छोटा हो गया। 1 राउंड लगाना ही 6, तो पहले बड़ा सर्कल में किया, फिर क्या हो गया, सर्कल छोटा हो गया। तो वही बात बता रहा है इसने, ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि भाई जो एटम, जो ये हमारा एटम के अंदर न्यूक्लियस है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा है ये। तो भाई इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज है ना, तो मैक्सवेल बोला कि सुन इधर, जब इसके अंदर चार्ज है तो एक समय के बाद क्या हो जाएगा, उसका एनर्जी भी धीरे धीरे खत्म होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, अभी ये घूमा घूमा, ठीक है, अभी इस रेडियस में घूम रहा है, थोड़ी देर बाद थक जाएगा, छोटे रेडियस में घूमेगा, ठीक है, और थक जाएगा, और छोटे रेडियस में घूमेगा, एक समय बाद इतना थक जाएगा कि वो अंदर में आकर के न्यूक्लियस में आराम करने लग जाएगा, मतलब कोलैप्स हो जाएगा। ये जब धीरे धीरे एनर्जी लूज होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे अंदर आते 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 यहां न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस खत्म। और जब इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया तो भाई सिर्फ क्या बचा वहां, पॉजिटिव चार्ज। तो अब ऐसे में हमारा एटम कैसे स्टेबल रहेगा, कैसे न्यूट्रल रहेगा। आपने जो बताया कि घूम रहा है, वो तो घूमना बंद हो जाएगा एक समय के बाद में। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को आपने ठीक से डिफाइन नहीं किया। रदरफोर्ड बोला हो गया भाई, अब तो मैं नहीं बता पाऊंगा आगे करके, थक गया बेचारा। अब इन सब बातों को सुन रहा था कौन, एक नया साइंटिस्ट जिसका नाम था नील्स बोर। ठीक है, अब नील्स बोर आएगा और उसके इस बात का सॉल्यूशन देगा। तो रदरफोर्ड ने ऐसा नहीं किया, सब कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया। इसने बताया कि न्यूक्लियस है करके, क्योंकि चीजों का जो इवोल्यूशन है ना, कोई चीजों का जो एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होना धीरे धीरे होता है, अचानक से नहीं होता है। उन्हीं की बातों को सीख करके कोई इंसान नया इंप्लीमेंट करता है, फिर थोड़ा उसमें इंप्लीमेंटेशन होता है। ऐसा करते करते हमारे हाथ में जो आज एंड्रॉइड फोन है वो अचानक से थोड़ी बना है, उसके बहुत सारे धीरे धीरे वेरिएशन हमको देखने को मिले हैं, तब जाकर ये बना है। और अभी भी लगातार उसमें क्या है, नया नया डेवलपमेंट हो रहा है, फीचर नया नया ऐड हो रहा है। तो रदरफोर्ड का काम यहीं तक था। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि भाई न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है बस, लेकिन वो कैसे घूम रहा है, कैसे घूमेगा, इसके बारे में ठीक से अब वो नहीं दे पाया एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो वही बात यहां लिखा गया है, द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। ये स्टेबल नहीं है, जो घूम रहा है वो सर्कुलर मोशन में। रिवॉल्यूशन क्या है, रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये ऑर्बिट कहलाता है ना। तो सर्कुलर ऑर्बिट में नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, एक्सेप्ट नहीं, स्टेबल नहीं है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाए स्टेबल है करके। क्यों भाई, एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगोज एक्सेलरेशन। जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो वो क्या करता है, एक्चुअल में एक्सेलरेशन करता है। लगातार उसके वेलोसिटी में और डायरेक्शन में क्या हो रहा है, लगातार उसके स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन में भी क्या हो रहा है,
चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन। पढ़े हो एक्सीलरेशन आप लोग, नहीं पढ़े हो, चलो फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, अभी यहाँ पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स में। ये देखो, अगर कोई पार्टिकल जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड, मतलब लगातार ये क्या हो जाएगा, किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो पोजीशन में लगातार चेंजेस, पोजीशन में चेंजेस किसके टाइम के अकॉर्डिंग क्या कहलाता है, ये वेलोसिटी कहलाता है। और उसके वेलोसिटी में चेंजेस क्या कहलाएगा, जैसे ये मूव कर रहा है तो वो स्पीड तो है ही उसके अंदर, लेकिन स्पीड के साथ साथ देखो क्या है, डायरेक्शन भी है। अगर वो इस पॉइंट पे है मतलब इधर का डायरेक्शन हो गया, जब इस पॉइंट पे है तो इधर का डायरेक्शन हो गया, इस पॉइंट पे है तो इधर का डायरेक्शन हो गया, इस पॉइंट पे है तो इधर का डायरेक्शन हो गया। तो लगातार उसके वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, और वो क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है। इस पॉइंट को ज्यादा दिमाग में हैवी मत लो, धीरे से समझ आ जाएगा जब मैं एक्सीलरेशन पढ़ाऊंगा आगे। तो जब भी कोई पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो वो एक्सीलरेशन करता है। और उसके बाद क्या बोला, ड्यूरिंग एक्सीलरेशन, जब कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, मतलब अपने वेलोसिटी में, स्पीड में लगातार चेंजेस कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ड्यूरिंग एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। रेडिएट एनर्जी मतलब क्या करेगा, एनर्जी को बाहर रिलीज करेगा। क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी, और इस तरह से जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लूज करता जाएगा। जो मैंने समझाया वही थोड़े से आपको, थोड़े से एक जो होता है ना सिस्टमेटिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और एक समय के बाद वो फाइनली कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। क्या बोला गया यहां पर कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है या एक्सिलरेट कर रहा है तो वो लगातार अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लूज करते जाएगा। अपने आप से रिलेट कर लो ना, जब आप दौड़ोगे तो क्या करोगे, थक जाओगे, तो धीरे धीरे क्या करोगे, अब आपको दौड़ना इच्छा बोला जाएगा, आपको राउंड ही लगाना है तो थोड़ा सर्कल क्या कर दोगे, छोटा कर दोगे, है ना। आपके लिए कंडीशन रख दिया जाए कि आपको दौड़ना ही है और आपको सर्कुलर ही दौड़ना है, तो भाई आप कोई भी एक्सिस के अबाउट जो दौड़ते रहोगे तो दौड़ते रहोगे, लेकिन धीरे धीरे क्या कर दोगे, अपना सर्कल का रेडियस छोटा कर दोगे। जब एनर्जी कम हो जाएगा तो वो भी बेचारा यही करेगा, और फाइनली आकर के यहाँ पर जो मान लो ऐसे पोल है, खंभा, तो उसको पकड़ करके खड़े हो जाओगे, थक जाओगे तो, है ना। Thus the revolving electron would lose energy and finally falls into the nucleus, और फाइनली कहां चला जाएगा, वो न्यूक्लियस में आकर के कोलैप्स हो जाएगा। इफ दीज वर सो, अगर ऐसा हुआ, द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, अगर ऐसा हो गया तो एटम क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है दोनों क्या हो गया, वहां पर एक ही जगह पे कोलैप्स हो गए हैं। समझ आया। और ये चीज जो है बिल्कुल एटम के लिए स्टेबल है ही नहीं। एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट, और ऐसे कंडीशन में वो जो मैटर है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो मटेरियल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। इन द फॉर्म, नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म, ये दो बार हो गया ना, नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो, और वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा नहीं जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम स्टडी करते हैं। वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, जबकि हमको पता है कि इस दुनिया में जितने भी मटेरियल है सब तो स्टेबल है ना। ये मार्कर मैं तभी यूज कर पा रहा हूँ जब स्टेबल है, अगर ये मेरे हाथ से भागने लग जाएगा तो मैं कर पाऊंगा इसका यूज। तो अगर ये मटेरियल स्टेबल है मतलब इसके अंदर का एटम भी क्या है, स्टेबल है। लेकिन हम जो पढ़ाई कर रहे हैं रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, ये तो स्टेबिलिटी के बारे में बता ही नहीं पा रहा है। इसके अकॉर्डिंग देख रहा हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घुस गया, न्यूक्लियस में घुस गया, तो स्टेबल रह पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा। तो ये था इसका ड्रॉबैक। मतलब मैं सिस्टमेटिक वर्ड में आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाऊं तो इसने इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसके बारे में नहीं बता पाया। इसने खुद ही बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, लेकिन मैक्सवेल ने उसको अपने बातों में फंसा दिया। ठीक है चल घूम रहा है, अब घूम रहा है तो फिर उसका एनर्जी तो खत्म होगा, हाँ खत्म होगा, तो जब खत्म होगा तो फिर वो कम रेडियस से घूमेगा, हाँ, तो जब घूमेगा तो घूमते घूमते थक जाएगा, तो हाँ, तो कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में चल दिया ना वो। अच्छा, तो फिर बेचारा बोला कि ठीक है अब इसके आगे का नहीं बता पाऊंगा। समझ आया, ये ऐसा ही है। ठीक, कोई दिक्कत समझने में, इसको आगे समझ में चले आगे। इसके बाद नहीं आए समझ में, आ गया ना, ठीक है चलो पढ़ना एक बार, क्योंकि देखो मैं समझा दिया सिंपल तरीके से, लेकिन आपको अगर आने वाले टाइम में बुक को खुद से पढ़ना है, खुद से इतना एबिलिटी लाना है, तो भाई बुक के लैंग्वेज को आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। मैंने जितना पढ़ा दिया उससे आपको चीजों को पढ़ने के लायक एबिलिटी आ जाएगी,
लेकिन आगे आप और उसको समझ सको, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को समझ पाओ, उसके लिए आपको बुक को खुद से पढ़ना पड़ेगा। यहां से आपको समझ आएगा कि मेरे वर्ड से आप कैसे इन चीजों को पढ़ना सीख सकते हो। ठीक है, ये है रदरफोर्ड, ये है वो भाई साहब। ठीक है, ये तो बस मैं आप लोगों को अब इतना महान काम किया तो कम से कम उसका फोटो देख लो करके लगा दिया। ठीक है, रदरफोर्ड है ये। ही गॉट द नोबेल प्राइज, क्या मिला इसको? नोबेल प्राइज मिला है। कब मिला था देख रहे हो? 1908 में। 1908 में ये अवार्ड लेके बैठा हुआ है। इसने क्या किया था, किस पे काम किया था? देखो, ही इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी एंड द डिस्कवर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विद द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक, चलें आगे। अब इसके बाद जो अगला मॉडल आता है उसका नाम क्या है? बोर्स मॉडल। क्या टाइम हो गया यार? अच्छा 7 बज गया क्या? चलो ठीक है, इसमें टाइम लग जाएगा। क्या पढ़ना है देख लेते हैं बस। ये बोर्स मॉडल पढ़ना है, ठीक है। बोर्स मॉडल आएगा आप लोगों के में, बस यहीं तक के रुक गया है बोर्स मॉडल क्लास 11th में, और इसके आगे हमको थोड़ा सा समझना रहता है, बट यहाँ फिलहाल बस इतने तक के ही रुक के रहना है हमको, बोर्स मॉडल तक के। ये भी ये बोर भाई साहब, ये क्या बताएंगे? अब ये बताने वाले हैं कि रदरफोर्ड ने क्या गलती किया। रदरफोर्ड की गलती में छोटा सा थोड़ा सा करेक्शन कर दिया जाए तो बात बिल्कुल सही बैठ जाएगा, करके ये थोड़ा सा करेक्शन कर देगा। ठीक, चलो ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस करना मतलब बेवकूफ़ी है, कल ही पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। बोर्स मॉडल सबका ड्रॉबैक है, नथिंग इज। हाँ हाँ, ये भी बोलेगा, लेकिन ये फिलहाल 9th में तो नहीं बोलेगा। ठीक है, ये 11th में जाके बोलेगा। हाँ, 9th में इज्जत बचा ली है ना। हाँ, धोखे में रखेगा। 9th क्या है ना, 9th एक ऐसा क्लास है ना जो आपको मोटिवेट करता है, क्यूरियस बनाता है आगे चीज़ों के लिए। मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा ताकि आप जो है इंटरेस्टेड रहो कि अरे ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं ना जो लोग सब कुछ इसी क्लास में मुझे पता चल जाए, तो कैसे पता चल जाएगा? हाँ, पैदा हुए ही इतना कम दिन हुआ है, ऊपर से 1 साल पढ़ रहे हो और ये लोग पूरी जिंदगी लगा दिए हैं। हाँ, साइंस मतलब कब से साइंस समझ रहे हो ना, साइंस की हर चीज थोड़ी जान जाओगे आप तुरंत तुरंत। तो आपको जितना जान गए उसको अच्छे से दिमाग में रखना है, प्लस जो नए आने वाली चीजें हैं उसके लिए अपने माइंड को लगातार प्रिपेयर्ड करना है, क्यूरियस बनाना है, तब चीजें अच्छी हो पाती है ना। चलो फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं।